नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डे 30 प्रोग्राम में। आज की तारीख है 17 अगस्त 2020 और आज के डे 30 के अंतर्गत जो टॉपिक है, वो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हिस्ट्री का श्रम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जब कांग्रेस की स्थापना हमने करा ली थी, उसके दूसरे चरण में हम प्रवेश कर गए हैं। दूसरे चरण पे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोग डेली 30 को रेगुलर देख रहे थे, बीओ के एग्जाम के बाद में उनके मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो डेली 30 कार्यक्रम है उसने कमाल कर दिखाया है। लोगों को प्रश्न करना सिखाया, लोगों को कुछ भी एनालिसिस करना सिखाया, लोगों को आंसर निकालना सिखाया, लोगों को डायरेक्टली प्रश्न दिलाया। लोगों के लिए परीक्षा पास करने का ये माध्यम बन गया। बहुत खुशी होती है। कम से कम आप ही लोगों में से 100 लोगों ने मुझे मैसेज किया और फोन किया, कई लोगों ने एक्साइटेड थे। अच्छा लगा मुझे और उन्होंने ये कहा कि डेली 30 बंद नहीं होना चाहिए। डे 30 नहीं बंद होगा। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे सर्दी जुकाम और ये सब कुछ है। दवा खा के इसी कारण से ये क्लास लेट हुई है, नहीं तो ये टाइम से आ जाती। और दवा खा के मैं क्लास कर रहा हूँ, मुझे बीच बीच में छींक भी आ सकती हैं, मैं रुक भी सकता हूँ, मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं हो सकती। इन सब चीजों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखेंगे और 20 प्रश्न आज के टॉपिक पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30 और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वो टॉपिक से ही पहला प्रश्न हम लेंगे। किस समाचार पत्र ने लिखा कि अंग्रेजी सरकार के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता, उस समय 30 करोड़ जनता थी, अपने 60 करोड़ हाथ उठाए, ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाए, ऐसा लिखा गया था युगांतर में। ठीक है ना, किसमें लिखा गया था? युगांतर में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बौरीसाल में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई और उसकी प्रतिक्रिया में युगांतर ने लिखा ये बात। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन का ये जो युगांतर अखबार के नाम पर एक क्रांतिकारी संगठन चलता था, युगांतर। ठीक है, बंगाल में इसका अस्तित्व था। तो ये कहां से रिलेटेड था? बंगाल से ये रिलेटेड था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वैसे ही परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि हम इसमें सफल हो रहे हैं और आप लोगों का इसमें बहुत योगदान है। डेली 30 एक दिन सुपर 30 नहीं, सुपर 300 देगा, ये मुझे पूरा यकीन है। आगे कार्यक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपका हमको सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। अभी मैं आपको एक अपने कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आरओ यारो जीएस के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। इसमें 10 टेस्ट का एक कोर्स, मतलब टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, उसमें कुछ पीडीएफ्स और बाकी क्लासेस मैंने सबके लिए ओपन अप कर दी हैं। मैं क्लासेस दिन भर में 2-3 देता रहूंगा, जो पीसीएस और आरओ यारो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। और आपका सपोर्ट बहुत चाहिए मुझे। आप लोग मेरी पूंजी हैं, आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं और आप लोग अगर सही से सपोर्ट करेंगे तब भी कोई कार्यक्रम हम सफल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, युगांतर अखबार के नाम पर युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन का बंगाल में अस्तित्व था। देखिए, अगला ये प्रश्न ही आ गया जो मैंने व्याख्या बताई थी आपको। देखिए, जब तक प्रश्न की आप व्याख्या करना नहीं सीखेंगे, व्याख्या के साथ नहीं पढ़ेंगे, तब तक काम होने वाला आप नहीं है। हेमचंद्र कानूनगो ने कलकत्ता स्थित मणिक तल्ला में बम बनाने हेतु कारखाना खोला था। तो मणिक तल्ला याद रखिएगा, ये कलकत्ता में था और हेमचंद कानूनों ने बम बनाने का कारखाना खोला था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, किसने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंट के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था? तो ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, दोनों लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों लोगों ने किया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी गई। और इस घटना के बाद पुलिस ने मणिकतल्ला पर छापा मारा और वहां से 34 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बारिंद और अरविंद घोष भी शामिल थे। और इन सब पर अलीपुर संयंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। किसके ऊपर? बारिंद और अरविंद घोष के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, बंगाल के किस क्रांतिकारी को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था? बाघा जतिन, जतीन्द्र नाम और जतिन, ये दोनों को आप मिलान करिए और बाघा जतिन जाना जाता था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को। बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और जतीन नाथ मुखर्जी। और 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में इनको मार गिराया गया था, मतलब ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। क्या ये बात सही है? रास बिहारी बोस ने ये योजना बनाई थी, बिल्कुल सही है। और ये दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय हार्डिंग पर ये फेंका गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रास बिहारी बोस पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। रास बिहारी बोस पर दिल्ली षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। तो दूसरे स्टेटमेंट भी यहाँ पर, दूसरे स्टेटमेंट की आप पड़ताल करें तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योजना तो इन्होंने बनाई थी, ये दूसरा गलत स्टेटमेंट है। गिरफ्तारी से बचने के लिए ये जो रास बिहारी बोस है ये जापान चले गए थे, और गिरफ्तार किए गए जो लोग थे उनमें अवध बिहारी थे, अमीर चंद थे, लाला मुकुंद बसंत कुमार थे। दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस इनके ऊपर चलाया गया था, तो ये उसमें शामिल नहीं थे। रास बिहारी बोस जो थे ये यहाँ से बचकर कहाँ चले गए थे? जापान चले गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जापान चले गए थे। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, ढाका में अनुशीलन समिति की कोई शाखा नहीं थी। ढाका में अनुशीलन समिति की सर्वाधिक शाखाएं थी, ये लिखा है कोई शाखा नहीं थी, लेकिन ये सर्वाधिक शाखाएं थी, मैक्सिमम शाखाएं यहीं पर थी। तो पहला गलत हो जाएगा। और बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारियों की गतिविधियों के दमन हेतु सरकार ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पारित किया। तो ये 1908 में ये जो अधिनियम था वो पारित किया गया था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा बिल्कुल सही है। ये अधिनियम पारित कब हुआ था? ये 1908 में पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रांतिकारी आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी हो गया? ऐसा कौन एक व्यक्ति था? ऐसे पर्सनालिटी पे आजकल प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, और जैसे नगाड़ा वाला प्रश्न सॉरी एनी बेसेंट के बारे में पूछा गया, लाला लाजपत राय के बारे में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब हम यहाँ पर एक डेली 30 में कोशिश करेंगे कि हर पर्सनालिटी जो 20-25 इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में 20-20 प्रश्न आपको जरूर करवा दें। तो क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से पहले ये रिलेटेड थे, बाद में ये उससे अलग होके सन्यासी हो गए। अगर ये पूछा जाए तो ये है अरविंद घोष, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अरविंद घोष ये कालांतर में ऐसा इन्होंने किया था, पहले ये आतंकवादी गतिविधियों से मतलब क्रियाकलापों से जुड़े हुए थे, और बाद में पांडिचेरी में अपना आश्रम इन्होंने स्थापित किया था। तो ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है कि इन्होंने अपना आश्रम कहाँ पर बनाया था, तो इन्होंने अपना आश्रम जो बनाया था ये पांडिचेरी में बनाया था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र में 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के रामोसी कृषक दल ने यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी। तो रामोसी कृषक दल ने क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी, ये बिल्कुल सही है, 1879 में की थी। तो ये दोनों की दोनों बात, पहली बात सही है इसमें, मतलब पहले स्टेटमेंट जो दोनों बातें दी हैं। तिलक ने शिवाजी महोत्सव एवं गणेश महोत्सव प्रारंभ किया था। 1890 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में लोगों में स्वराज के प्रति आस्था जगाने और जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी युवाओं के बीच में लोकप्रिय होने के लिए, मतलब इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए, ये कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके इसलिए शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव वहां पर शुरू किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? 1000 बार ये पूछा गया है प्रश्न, वैलेंटाइन सिरोल, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था तिलक ने, और सिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है अनंत कान्हेर ने 1909 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। तो ध्यान रखिएगा, अनंत कान्हेर ने की थी और ये मजिस्ट्रेट का नाम था जैक्सन। लाला हरदयाल ने पंजाबी नामक अखबार समाचार पत्र निकाला था। तो पंजाबी नामक जो समाचार पत्र था ये लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने निकाला था। अब ये ऐसे देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय ब्रिटिश शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप हुआ, और दूसरा स्टेटमेंट है कि पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आतंकवाद को जन्म दिया। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है कि पंजाब में क्रांतिकारी अलगाववाद का उदय
जो हुआ था वो राष्ट्रीय ब्रिटिश शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ था। वो जो उदय हुआ था ये बार बार पड़ने वाले अकाल, भू राजस्व तथा सिंचाई करों में वृद्धि के कारण हुआ था। उस समय शिक्षा की चिंता इतना कहाँ कोई कर सकता था जब जिंदा रहने के लिए 2 जून की रोटी ही ना हो किसी के पास। तो पहला इसका गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला स्टेटमेंट है, अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहब्बाने वतन नामक एक संस्था की स्थापना की। तो अंजुमने मोहिब्बाने वतन नामक एक संस्था की स्थापना अजीत सिंह ने की थी, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, अजीत सिंह कौन थे, कमेंट करके जरा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे पेपर आपका उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी उंगलियां तो चलती ही हैं, आंखें भी उसको देखती हैं और आपका दिमाग भी उसको खोजने में या लिखने में व्यस्त रहता है, तो ये फायदेमंद होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि लाला लाजपत राय ने भारत माता नामक एक अखबार निकाला था। भारत माता नामक जो अखबार है ये अजीत सिंह ने ही निकाला था। भारत माता नामक अखबार लाला लाजपत राय ने ही ये निकाला था, अजीत सिंह ने। अजीत सिंह कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो मतलब क्या, कैसे जानते हैं आप, इनको कैसे जानते हैं? तो दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, पहला सही, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था जो थी भारत से बाहर धरती पर, इंडिया होम रूल सोसाइटी थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी ये सबसे पुरानी संस्था थी बाहरी धरती पर। और ये होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी और लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर हुई थी? लंदन में, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। तो ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो ऑप्शन है बी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला इसका स्टेटमेंट है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में वी.डी. सावरकर शामिल थे। ऐसे प्रश्न को पूछे जा रहे हैं, तो वी.डी. सावरकर इसमें शामिल थे। होम रूल इंडिया सोसाइटी जो थी, और सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। तो होम रूल नाम से ही आप जान सकते हैं। और इसमें वी.डी. सावरकर, हरदयाल और मदन लाल धींगरा ये लोग इसमें शामिल थे। ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, वी.डी. सावरकर, हरदयाल और मदन लाल धींगरा, तीनों नाम याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी ने इंडियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। इसमें अगर सोशियोलॉजिस्ट लगा दें तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। दूसरा है, इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हटकर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो मदन लाल धींगरा ने ये विलियम हटकर्जन वायली, कर्जन वायली इसको बोलते हैं, इसकी गोली मारकर हत्या की थी। ये बात सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न अलग से भी वन लाइनर प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। किसे मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है? मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भीखाजी रुस्तम के आर कामा इनका पूरा नाम था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इनको कहा जाता है 1902 में भारत की स्वतंत्रता का संदेश यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका आदि में प्रचार के लिए भारत को इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है ना, पूरा स्वतंत्रता का संदेश ये प्रचारित करना चाहती थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक झंडा वाला प्रश्न भी इनसे पूछा जाता है, ठीक है ना, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे जब वो झंडा फहराएंगी। किस सम्मेलन में मैडम कामा ने पहली बार हरा, पीला और लाल रंग का राष्ट्रीय झंडा फहराया? अब ये जो प्रश्न है इसको कहां पर फहराया था? ठीक है, तो झंडा उन्होंने फहरा दिया, और ये जो झंडा फहराया था उन्होंने, ये स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कब फहराया था? ये 1907 में फहराया था। कब फहराया था? 1907 में इन्होंने फहराया था। और अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था, जो कि स्टुटगार्ट जर्मनी में हो रहा था। सम्मेलन में कामा ने ब्रिटिश शासन के दुष्परिणामों के बारे में विचारोत्तेजक भाषण दिया था। मैडम कामा ने पहली बार हरा, पीला और लाल रंग का राष्ट्रीय झंडा वहां पर फहराया था। और पेरिस में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने अंजाम दिया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो झंडा फहर गया। आगे बढ़ते हैं। बस 2 सेकंड। निम्नलिखित कथनों में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र और प्रकाशक, सर्कुलर ए आजादी, ये रामनाथपुरी का है, सही है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट रामजी कृष्ण वर्मा का है,
ये भी बिल्कुल सही है। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान फिरोज शाह मेहता, ये भी क्या है? फ्री फ्री हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेहता, फिरोज सॉरी फिरोज शाह मेहता, ये गलत है क्योंकि जो फ्री हिंदुस्तान है ये किसका है? ये तारकनाथ दास का है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का, सॉरी ये गलत व्याख्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ज्यादा गड़बड़ है। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका आपसे पूछा जा रहा है, तो 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी और इस संस्था ने कालांतर में अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में एक साथ गदर या हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन किया था। 1857 के विद्रोह की स्मृति में किया था। किस किस भाषा में? इंग्लिश में किया था, उर्दू में किया था, मराठी में किया था और पंजाबी में किया था। ध्यान रखिएगा कि हिंदी में ये नहीं किया था। तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है और इन्होंने ये प्रकाशन किया था, हिंदुस्तान गदर नाम का ये प्रकाशन था जो 4 भाषाओं में था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, एक्चुअली तबीयत खराब है लेकिन काम रोकने का मन नहीं कर रहा था, 2 दिन से मैं आप लोगों से मिला नहीं शनिवार को, और मतलब ये राष्ट्रीय अवकाश था और रविवार फिर पड़ गया। कल टेस्ट आप लोगों का इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि कल बीओ का सोल्यूशन जारी करना था। बीओ में सोल्यूशन में कई बार 2-3 क्वेश्चन में गलत बोल गया था, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ आप लोगों से। वो कभी कभी ऐसी गलतियां मुझसे हो जाती है। एक्चुअली मैंने पेपर सॉल्व नहीं किया था भाई, एक बार देख लिया था, मैं जब उसको सेट करने लगा और बीच में लैपटॉप भी मेरा बंद हो गया था। गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ा। गदर पत्रिका पहले थी और फिर गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो सोहन सिंह भाकना ने बनाया था उसका नाम गदर आंदोलन पड़ गया। तो ये बिल्कुल सही है। लाला हरदयाल 1925 में गदर संस्था से जुड़ गए। लाला हरदयाल 1911 में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया था, वो वहां पर थे और 2 साल के बाद 1913 में ये जो थे ये गदर संस्था से जुड़ गए थे। तो 25 नहीं, दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं किसका, RO ARO का, तो RO ARO के एग्जाम के लिए हमने जीएस की एक टेस्ट सीरीज प्लान किया है और आज ही हमारी टीम ने उसको जारी किया है। ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज से आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं, अपनी तैयारी को मान सकते हैं। तो इसके बारे में, ये 599 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 10 इसमें टेस्ट आपको मिलेंगे पीडीएफ के साथ, लगभग फुल टेस्ट होंगे, इसमें करंट अफेयर भी होगा। जनवरी से अगस्त तक का ये पूरा करंट अफेयर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मंथली और वीडियोस भी मिल जाएंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं कराऊंगा जो यहाँ पर मैं दूंगा, कुछ ज्यादा नहीं। और बाकी मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि निश्चित समय पर आके आप लोगों के लिए आरओ और पीसीएस के लिए क्लास चलाई जाए। ठीक है, तो ये टीम की तरफ से मुझे सूचना देनी थी। इसके बारे में अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए या ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6307281212 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हमको डिस्कस करना है, करंट अफेयर का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटी ड्रोन सिस्टम 3 किलोमीटर तक माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकता है। एंटी ड्रोन सिस्टम, ये बिल्कुल सही बात है। और डीआरडीओ द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम पहली बार ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए तैनात किया गया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये बोल्सोनारो भारत आए थे, कब आए थे जरा बताइएगा कमेंट करके, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है? जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है ये एक ड्रोन यातायात प्रबंधन प्रणाली है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म प्रत्येक उड़ान के लिए परिचालकों को तत्काल क्लियरेंस प्रदान करेगी। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और ड्रोन विनियमन 1.0 अभी हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो इसमें
आकाश को लाल क्षेत्र, हरे क्षेत्र और पीले क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। ये अगले प्रश्न में मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में किस देश से नवीनतम, नहीं ये इसमें शायद नहीं दिया है, मैं इसको व्याख्यायित करके ही आपको बता दे रहा हूँ। चलिए इसको मैं व्याख्या कर देता हूँ पहले। मुझे लग रहा था कि इस पे प्रश्न बना है, लेकिन इस पे प्रश्न नहीं बना है। तो इसमें 3 लाल क्षेत्र, हरे क्षेत्र और पीले क्षेत्र में विभाजित किया गया है। लाल क्षेत्रों में उड़ान की अनुमति नहीं होगी, पीले क्षेत्रों में नियंत्रित उपयोग होगा। और जैसे आप सड़क की लाइट देखते हैं ना, जब रेड लाइट हो जाती है तो वाहन आप रोक देते हैं, पीले में नियंत्रित उपयोग करते हैं आप उसका। और जब ग्रीन सिग्नल होता है तो आप उड़ान वहां पे भर सकते हैं, नहीं कि आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। तो ठीक ऐसे भी यहाँ पर ही होगी, ड्रोन उड़ाने के लिए स्वचालित अनुमति का लाभ यहाँ पर हरे क्षेत्रों में उठाया जा सकेगा। ठीक है, अभी ड्रोन विनियम 2.0 पर भी भारत सरकार काम कर रही है। बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट पर केंद्रित ये होगा, और हवाई यातायात प्रबंधन और पेलोड के वितरण को ये स्वचालित करेगा। इतनी व्याख्या अगर आपके ध्यान में रहेगी, ये थोड़ा बहुत नोट कर लेंगे तो ये सब सही रहेगा। हाल ही में किस देश ने अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 यानी कि 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश कौन सा है? ये देश है ताइवान। ये देश कौन सा है? ताइवान। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अमेरिका से इसने अभी समझौता किया है, और 1992 के बाद यह अमेरिका से ताइवान की पहली खरीद है। 92 के बाद कोई खरीद नहीं हुई थी। और ताइवान के लिए जो ये जेट विमान है, 2026 के अंत तक इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश डब्ल्यूएचओ का हिस्सा नहीं है, डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं है? और ये देश है ताइवान। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल करने के लिए 60 देशों को अपना समर्थन देने के लिए पत्र लिखा था। और ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब को भी इसने पत्र लिखा था। चीन के दबाव के कारण ताइवान डब्ल्यूएचओ का हिस्सा नहीं है। इससे चीन और अमेरिका के बीच में तनाव भी चल रहा है। भारत द्वारा 2020 में डब्ल्यूएचओ की अध्यक्षता संभालने के साथ अमेरिका ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका जो है वो ताइवान को विश्व स्वास्थ्य संगठन में लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में तैनात किया गया। तो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये तैनात किया गया अभी जो 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया है। और ड्रोन विनियमन 1.0 इसरो द्वारा जारी किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसरो के द्वारा नहीं, ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में रक्षा द्वारा उत्पादन विभाग के पोर्टल, रक्षा मंत्रालय द्वारा यहाँ पर होगा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने इसको भी किया है। तो ये रक्षा उत्पादन विभाग के पोर्टल सृजन का शुभारंभ किया गया। तो सृजन का शुभारंभ किया गया है, ये बिल्कुल सही है। सृजन आप जानिए कि ये रक्षा उत्पादन विभाग के पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और ये एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है, तो ये भी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सृजन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन हेतु शीर्ष संस्था है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। इसके अध्यक्ष केंद्रीय जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं वो होते हैं। तो केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विक्रम साराभाई को भारत में खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, खगोल विज्ञान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी माने जाते हैं। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इसरो का गठन किया गया था। इसरो का गठन जो हुआ था, पहले इसका नाम था इंको स्पार। इंको स्पार जो थी वो 1962 में बनाई गई थी, लेकिन इंको स्पार से, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इंको स्पार से इसरो ये बना 1969 में, 1969 में। ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के निर्माण में विक्रम साराभाई की प्रमुख भूमिका थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विक्रम साराभाई भारतीय प्रबंधन संस्थान
अहमदाबाद के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये भी सही है। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म भूषण से उनको 1966 में ही सम्मानित किया जा चुका था और पद्म विभूषण से उनको 1972 में मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। तो इसमें असत्य कथन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। व्हाट इज द फ्लो। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि निम्नलिखित कथन में से सही कथनों की, एक तरफ ये चेंज हुआ है, दूसरी तरफ ये चेंज नहीं हो पाया है। इधर भी मानिएगा कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास प्रस्ताव पारित करने तथा बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है, सही है। फ्लोर टेस्ट बहुमत परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, ये भी सही है। राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति संदेह होने पर राज्यपाल उन्हें सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले फ्लोर टेस्ट करके बनाया गया था, हिंदी में चेंज हो गया, अंग्रेजी में नहीं हो पाया, इंग्लिश में, कोई बात नहीं, आप लोग इससे आ रहे हैं। तो आप इसको देखते रहिए, लोगों तक शेयर करते रहिए। आगामी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनका डेली 30 छूटा है वो लोग 4 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ था, उसको कवर भी कर लें। और थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी इसलिए मजा आपको नहीं आया होगा, इसके लिए सॉरी। थैंक यू वेरी मच।